नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम भारतीय संविधान के विकास की सीरीज 1 लेके आ रहे हैं और धीरे धीरे करके हम पूरे भारतीय संविधान के विषय में अब तक के जो विभिन्न एग्जामों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को एक बहुत अच्छी तरीके से सरल तरीके से समझेंगे और उनकी व्याख्या के साथ उनको हल करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान का विकास भाग 1। तो इसमें अपन देखेंगे कि देखो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। अब प्रारंभिक चरण अपने को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी इंडिया में, तो उन्होंने पहले राज्यों से राजाओं महाराजाओं के व्यापार करने के लिए आई थी, तो उसको रेगुलेटिंग करने के लिए, उसको नियमित करने के लिए, उस पर नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक रूल बनाया था जिसे कहते हैं रेगुलेटिंग यानी क्या होता है, जिसे नियमित करना, किसी चीज़ को नियंत्रित करना। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो इसके माध्यम से सरकार ने कंपनी पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दिया था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे चलते हैं। इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न है, एलिजा इम्पे का संबंध किस क्षेत्र से था। अब एलिजा इम्पे, अब आप जानते हो एलिजा इम्पे कौन थे कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब उच्चतम न्यायालय की जो हाई कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी, तो अब उस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी तो उसमें जज भी नियुक्त करते, तो एलिजा इम्पे को उसमें उसका चीफ जस्टिस बनाया था, मुख्य न्यायाधीश बनाया था। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। और आपको पता होना चाहिए 1+3 यानी कितने न्यायाधीश थे उसमें दोस्तों, 4 न्यायाधीश थे। कितने न्यायाधीश थे, 4। तो 4 न्यायाधीशों को उसमें नियुक्त किया गया था। अब आगे चलते हैं दोस्तों थोड़ा तो देखते हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि 1734 में कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी। दो को दोस्तों अभी मैंने बताया था वो आगे कि उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, यानी उसमें उच्चतम न्यायालय में 1+3, तो कितने हो गए थे टोटल, 4 न्यायाधीश थे दोस्तों। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 4 अपन देखते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी जो कंपनी के कार्य को क्या करता था, कंट्रोल, और कौन से कार्य को, जो राजनीतिक कार्यों को कंट्रोल करता था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता था, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था जिसके तहत बनाया गया था, तो वो करता था दोस्तों कंपनी की व्यापारिक कार्यों को, जो व्यापार का जो क्या कार्य होते हैं उनको कंट्रोल करता था। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, और इसमें कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को बांटकर अलग अलग कर दिया गया दोस्तों। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा ई आई यानी क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। तो दोस्तों तो कौन सा एक्ट था वो जिसके साथ कर दिया, अभी मैंने बताया था, तो वो था 1784। इसमें अपन ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो ये क्या हो गया, 1784। आगे चलते हैं दोस्तों कि 1813 के अधिनियम ने निम्नलिखित के उन्मूलन का प्रारंभ किया, यानी किस चीज़ का उन्मूलन कर दिया, जो कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था उनमें से क्या क्या उन्मूलन कर दिया। तो भारत के साथ जो व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार था, उससे पहले क्या करती थी कि भारत से के साथ व्यापार सिर्फ कंपनी अकेली करेगी, लेकिन इस चीज़ का उन्मूलन करके इस एक्ट में, है ना, इस अधिनियम में और क्या कर दिया कि अब कोई भी देश भारत के साथ व्यापार कर सकता था। तो एक सही है इसमें। आगे चलते हैं कि भारतीय चाय पर कंपनी का एक अधिकार था, ये बात बिल्कुल सही है, इसका उन्मूलन नहीं किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर नहीं होगा। चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार होगा, चीन के साथ कंपनी पर व्यापार का एक अधिकार अपने पास ही रखा था। 1813 में आगे जाके इसको खोला था। और प्रशासनिक पदों पर कंपनी का एक अधिकार, ये भी बिल्कुल सही है, इंडियन को लेने की बात नहीं हुई थी, ये 1833 में हुई थी। तो अब इसके बाद इसका, तो हाँ, इसको दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक, तो क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका। अब आगे चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 7। तो किस एक्ट के अंतर्गत शिक्षा को राज्य की जिम्मेदारी घोषित किया गया है और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए 1 लाख रुपए की राशि तय की गई है। तो दोस्तों शिक्षा को क्या कर दिया गया, शैक्षिक उद्देश्यों की घोषणा और 1 लाख की राशि। जैसे आप 1 लाख देखो तो ये कौन सा एक्ट था, 1813 का, जो 1813 का एक्ट था उस समय उस एक्ट में ये बातें
कही गई थी। आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं तो देखते हैं कि प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है कि किस अधिनियम द्वारा चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार व्यापार बंद कर दिया गया है। जो चीन के साथ व्यापार का था उसको बंद कब किया गया दोस्तों? इसको बंद किया गया 1833 में। तो इसको बंद कब किया था? 1833 में। मैंने आपको बताया था लॉर्ड विलियम बेटिंग उस समय कहते बेट उस समय वो गवर्नर थे, उस समय भारत के वाइस गवर्नर थे। तो किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल परिषद में प्रथम बार एक विधि सदस्य क्या कर रहे हैं? जो विधि यानी कानून की सलाह देगा। गवर्नर जनरल की जो परिषद होती है, जो गवर्नर जनरल को कार्य को संपादन करने के लिए उसमें क्या करती है? सलाह देती है। तो वो कौन सा अधिनियम था? वो भी 1833 का चार्टर अधिनियम था, जिसके माध्यम से ये चीज़ें की गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। आगे चलते हैं दोस्तों, तो आगे क्या चलते हैं, तो आगे क्या होगा कि कौन गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि का सदस्य था? अब कौन गवर्नर जनरल की जो परिषद उसमें विधि सदस्य जो अभी नियुक्त किया गया था, तो वो कौन था? लॉर्ड मेकाले। आपको याद रखना पड़ा, ये प्रथम भारतीय नहीं था, ये ब्रिटिश सिर्फ प्रथम विधि सदस्य था। तो ये कौन था? लॉर्ड मेकाले। तो इसको अपने याद रखेंगे। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो दोस्तों ये था 1833 का चार्टर है। कौन सा था? 1833 का चार्टर। आपको पता है ये तो 1773 में आया था, तो इसमें तो किया नहीं था। और ये 1784 में आया था, इसमें भी ऐसा नहीं आया था। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्टर दोनों को अलग अलग कर दिया था। और ये 1793 में इसकी कोई खास बात नहीं, तो ये 1833 वाला था। आगे चलते हैं, ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती का प्रावधान किस एक्ट के द्वारा किया गया? यानी ब्रिटिश के लोग क्या करेंगे? भारत में भर्ती करेंगे। इसके लिए कौन सा प्रावधान किया गया? कौन से एक्ट में, अधिनियम में ये प्रावधान किया गया था? तो ये था दोस्तों 1853 का जो अधिनियम था, उसमें ये सारी बातें बताई गई थी। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 1853 हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो इसके बाद चलते हैं तो देखो, किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल का पद नाम वायसराय कर दिया गया था? तो ये जेल प्रहरी में पूछा गया प्रश्न। तो देखो ये कौन सा एक्ट था? आपको पता होगा 1857 में जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसके बाद ब्रिटिश ने जो ब्रिटेन सरकार थी उसने क्या किया? भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया सीधा, और ईस्ट इंडिया कंपनी को से कोई संबंध, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार उससे छीन कर अपने हाथ में ले लिए। तो उसने क्या किया? जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदल कर क्या कर दिया? वायसराय। और ये कौन से उसमें किया? कौन? तो भारत शासन अधिनियम जो 1858 था उसमें ये चीज़ें की गई, आपको पता है। आगे चलते हैं कि किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? तो वो ऐसा कौन सा कानून था जिसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, अभी मैंने बताया, तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आगे चलते हैं, देखो भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में सही कथन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसमें कुछ बहुत 2-4 बातें महत्वपूर्ण है, वो आप ध्यान रखने का। गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 प्रस्तावित की गई। यानी गवर्नर जनरल की जो परिषद होती है, जो गवर्नर जनरल को सलाह देने के कार्य करती थी, उसमें अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 12। एकदम सही है दोस्तों, ये संख्या कितनी कर दी गई? 12। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब जैसे अपन आगे चलते हैं कि अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए प्रस्तावित था, ऐसा उसमें कोई प्रावधान नहीं था। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। अतिरिक्त सदस्यों को परिषद की बैठक में तब ही भाग लेने की अनुमति थी जब कि एक विधेयक को पारित किया जाना होता है। अतिरिक्त सदस्य बैठक में भाग कब लेते थे? जब एक विधेयक को पारित किया जाना था तब उसमें भाग लेते थे। ये बात एकदम सही है। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा और पटियाला के महाराज को परिषद में मनोनीत किया था। ये भी बात सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 4। 1, 3 और 4 इसके राइट आंसर हैं। आगे चलते हैं, किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की असाधारण शक्ति प्रदान की गई? कौन से अधिनियम में अध्यादेश, है ना, ऑर्डिनेंस जानते हो ना, अध्यादेश अभी राष्ट्रपति जारी करता, तो ये शक्ति कौन से अधिनियम में की? तो ये भी भारत परिषद अधिनियम कौन सा? 1800
61। तो ये याद रखने का बहुत महत्वपूर्ण शक्ति अभी भी पहुंची जाती है कि भारत जो अभी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ये शक्ति उसको कहाँ से प्राप्त हुई। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत परिषद अधिनियम 1892 की मुख्य विशेषता थी। भारत परिषद अधिनियम, अब इसकी मुख्य विशेषता क्या थी, तो दोस्तों अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसकी मुख्य विशेषता थी कि अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में 8 तक की वृद्धि। ये ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। इसके बाद अतिरिक्त सदस्यों को सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ये बात बिल्कुल सही है। 1892 में जो गवर्नर जनरल के जो अतिरिक्त सदस्य तो उनको किसी जो सार्वजनिक हित यानी पब्लिक इंटरेस्ट के जो मुद्दे थे उन पर प्रश्न पूछने का उनको अधिकार दिया गया। बाकी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। अब आगे चलते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली को आरंभ किया। अब किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक, जैसे अपन देखेंगे सांप्रदायिक कम्युनल, जब ये शब्द आता है तो इसका मतलब क्या होता है, सांप्रदायिक निर्वाचन। आपको पता होगा लॉर्ड मार्ले, है ना, लॉर्ड मार्ले जिसको क्या कहते थे, अपन कहते थे मार्ले और मिंटो अधिनियम। लॉर्ड मार्ले को इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक भी कहते हैं। तो ये था लॉर्ड मार्ले मिंटो अधिनियम 1819, जिसको एक्ट 1812 शासन अधिनियम 1919 भी कहते हैं। तो इसके माध्यम से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। ब्रिटेन द्वारा, अगला क्वेश्चन है देखो, ब्रिटेन द्वारा भारत में किए गए निम्न प्रयोगों में से सबसे कम अवधि चला। ब्रिटेन द्वारा भारत में किए गए निम्न प्रयोगों में सबसे कम अवधि में कौन सा चला था, तो वो यही था इंडियन काउंसिल एक्ट यानी भारत शासन अधिनियम 1909। ये सबसे कम समय तक चला था। आगे चलते हैं अपन। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में, अब आपको ध्यान रखना, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्यों की नियुक्ति। अब भारतीय सदस्यों की नियुक्ति पहली बार कौन से की गई थी, 1909 में। आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कौन सा था, 1909, जो भारत परिषद अधिनियम 1909 में ऐसा किया गया। किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई। भारत में द्वैध शासन यानी द्वैध शासन अलग अलग है। जैसे जो सरकार के जो विषय होते हैं उनको 2 भागों में बांट दिया जाता है ना। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी, यानी प्रांतों के विषय को 2 भागों में, एक तो स्थानांतरित और आरक्षित, है ना। आरक्षित तो किसके पास रहते थे, गवर्नर के पास रहते थे, और स्थानांतरित उस राज्य की जो राज्य परिषद होती थी, राज्य की जो विधान परिषदें होती थी उनके पास ये चीज़ें रहती थी। तो ये एक्ट, इसका आंसर हो जाएगा ए, तो 1919। इसके आगे चलते हैं। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, अब आपको याद होगा ये किस में किया गया था, यानी प्रांतों में उत्तरदायी शासन बनाने की सरकार ने कोशिश की थी। वो अधिनियम था 1919। कौन सा था, 1919 के माध्यम से प्रांतों के जो शासन था उसमें अमूलचूल परिवर्तन किए गए थे। सरकार ने कोशिश की थी प्रांतों में क्या करे, उत्तरदायी शासन, जवाबदेही शासन की स्थापना करे, लेकिन वो कई हद तक सफल नहीं हो पाया सरकार का ये प्रयोग, ब्रिटेन सरकार का प्रयोग, क्योंकि भारतीय जो लोग थे उस समय स्वशासन की मांग करना शुरू कर दिया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहलाता है। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कौन सा कहलाता है, यही एक होता है। मॉन्टेग्यू उस समय क्या थे, भारतीय गवर्नर थे, चेम्सफोर्ड कहते हैं सचिव थे। तो ये इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल है। अब भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में क्या शामिल है। अब देखो क्या क्या शामिल था, गवर्नर जनरल एवं विधानसभा, गवर्नर जनरल, राज्य परिषद एवं विधानसभा, राज्य परिषद एवं विधानसभा। तो उस समय दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो अभी जैसे अभी पढ़ते हैं तो भारत की संसद में क्या होता है, राष्ट्रपति और राज्यसभा, लोकसभा आता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, गवर्नर जनरल को उसमें शामिल नहीं करते थे। गवर्नर जनरल अपने अलग ही शक्तियाँ रखता था और राज्य परिषद और विधानसभा को ही सिर्फ उसमें विधायिका में शामिल किया जाता था। अब प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद यानी काउंसलिंग ऑफ स्टेट, राज्यों की जो काउंसलिंग होती है, परिषद होती है, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको पूछा गया, आरबीसी ने पहले भी पूछा था, और इसका हो जाएगा अलेक्जेंडर मूडीमैन, जो कहते राज्य परिषद के पहले कहते अध्यक्ष थे, और ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया है
पर्सन है दोस्तों, और सच्चिदानंद सिन्हा, एच डी सिन्हा इसके सदस्य थे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय क्षेत्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की? यानी कौन से अधिनियम के द्वारा केंद्र में भी द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना? तो ये 1919 का जो शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम था, उसी में ये चीज़ें की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। आगे चलते हैं दोस्तों। और निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में प्रथम बार 2 सदन बनाएगी? केंद्रीय विधानमंडल में प्रथम बार 2 सदन, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 1919 का अधिनियम। अब इसमें 2 सदस्य संख्या भी अलग अलग थी, एक में 60 थी, एक में 145 थी। 1919 के अधिनियम में भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत थी? अब 1919 में भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत हुई थी दोस्तों? तो इसमें मैं आपको बता दूं, 1919 में भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी कुछ लोगों को मत देने का, प्रत्यक्ष मत देने का अधिकार दिया गया था। तो ये 1919 में पहली बार भारत में, वो भी सभी आम जनता को नहीं मिल रहा था, इसमें भी कुछ विशेष वर्ग को ये अधिकार दिया गया था दोस्तों। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या की किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया? यानी 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या की किस, जैसे ऊपर मैंने बताया कि कुछ लोगों को अधिकार दिया। अब इसमें से वो कौन कौन से लोग थे? केवल वे पुरुष, ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि भारत में रहने वाले केवल ब्रिटिश नागरिक, तो दोस्तों ऐसा नहीं था, ये गलत है। केवल वे पुरुष जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षणिक योग्यताओं को पूरा करते हैं, निश्चित संपत्ति एवं कुछ शैक्षणिक योग्यताएं रखी थी वोट देने की, तो ये बात क्या है? एकदम सही है। इसका आंसर यही हो जाएगा, नीचे वाला। महिलाओं को तो मिला ही नहीं था, बात की सभी नागरिकों को नहीं मिला था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो। आज के लिए दोस्तों इतना। हम रोज़ दोस्तों 30 क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेके आएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, पूरे भारतीय संविधान के अब तक के जो पूछे गए, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो सवाल है, उनको हल करने की कोशिश करेंगे। ये आपकी सफलता में, आपकी मेहनत में एक हमारा छोटा सा सहयोग रहेगा दोस्तों, और आप भी छोटा सा सहयोग कर सकते हैं लाइक और सब्सक्राइब करके। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमसे। वो कहते हैं ना कि दोस्तों कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माल इसी 600 गड़ा, ऋतु आए तो हल होए। तो अपन धीरे धीरे सारा कवर कर लेंगे दोस्तों। तो रोज़ एक 30 क्वेश्चनों के एक सीरीज हम लेके आएंगे। इस सीरीज़ को आप दोस्तों किसी भी समय, जैसे बाहर टहल रहे हैं, बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, तो आप इसको आराम से बैठे बैठे देख सकते हैं। आपने जो पढ़ा उसकी प्रैक्टिस हो सकती है। और मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप इसके साथ जुड़ना चाहोगे, अगर हमारे चैनल के साथ रोज़ जुड़े रहोगे, तो इससे आपको क्या लाभ होगा? जो टॉपिक में एक दिन पहले बता दिया जाएगा कि जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूँ उसको सारे दिन पढ़िए, और फिर उसके जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ उनको मेरे साथ हल करिए। अगर आपको इसके आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी जांच भी हो जाएगी। जो आप पढ़ रहे हो उसको आप कितनी अच्छी तरह, उसके क्वेश्चन कितनी अच्छी तरह हल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, तो इसकी जांच भी हो जाएगी दोस्तों। तो जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।